नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो राज करो नीति की, जिसका इस्तेमाल कर हमें बांट कर 200 साल तक मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हम पर राज किया, देश का बंटवारा तक हो गया। और कहते हैं कि जो समझदार समाज होता है, समझदार देश होता है, वो अतीत से, अपने इतिहास से सबक लेता है। लेकिन लगता है कि हमने कोई सबक नहीं लिया है। आज की तारीख में हम एक संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, कोरोना काल में जी रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 23.9% का गोता लगा रही है। आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा गोता। बेरोजगारी का आलम आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं। चीन के साथ हमारी तकरार चल रही है। लेकिन ऐसे वक्त में जब पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, इस आपदा, इन मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए, निपटने के लिए, हम अब भी एक दूसरे को बांटने में या बंटने में ही आमादा हैं। और यह मैं किस लिए कह रहा हूं? कोरोना काल की शुरुआत हुई तो सबसे पहले तबलीगी जमात की बात की गई। तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस फैला दिया। आज लगभग 70 लाख तक संक्रमण का आंकड़ा पहुंच रहा है। अब हम न्यू नॉर्मल में हो गए। उस वक्त हिंदू मुसलमान करने की बात की गई। मौलाना साद का बड़ा नाम लिया जा रहा था, तबलीगी जमात का सदर। वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसका पता ही नहीं, अब चर्चा ही नहीं। प्रवासी मजदूरों को लेकर भी आपने देखा, हम एक दूसरे को ही बांटने में लगे हुए थे। एक सूबा दूसरे सूबे से लड़ रहा था। मजदूर दिल्ली से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। बसों को लेकर राजनीति, ट्रेन चलाने को लेकर राजनीति। बॉर्डर पर भी लोगों को रोक दिया गया। कोई चलते चलते दिल का दौरा पड़ने के चलते चल बसा। कोई रेलवे पटरी पर 16 लोग सो गए, वो कट गए। एक बहादुर बेटी गुरुग्राम से बिहार तक अपने बीमार बाप को साइकिल पर ही ले गई। लेकिन हम एक दूसरे को बांटने में लगे थे। चीन के साथ तकरार है, पाकिस्तान के साथ नहीं, वरना वो हिंदू मुसलमान हो जाता। तो चीन के साथ तकरार में जब पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, या सवाल पूछे जाएं या सच की बात की जाए, तो देश द्रोही बनाम राष्ट्रभक्त का डिबेट चल पड़ा। देश को, देशवासियों को देशद्रोही और राष्ट्रभक्त में भी बांटने की कोशिश की गई। मीडिया चैनल्स वो आपस में बटे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आपने देखी है किस तरह की रिपोर्टिंग हुई। बाद में पता लगा नहीं, ये तो सुसाइड का मामला है, उस पर भी सवाल उठे। अब टीआरपी को लेकर आज की तारीख में, आज शाम एक तमाशा चल रहा है बहुत से चैनलों पर। टीआरपी खरीदी जा रही है क्या? पैसों के चलते हो रहा है क्या? यह देश की समस्या है क्या? इसमें मीडिया भी बटा हुआ है। खबरों को सही तरीके से, उनके तथ्य और साक्ष्य के साथ आपके सामने पेश करने के बजाय हम एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हम आपस में बट रहे हैं क्या? और यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं हाथरस गैंग रेप कांड की। अब उसमें पीड़ित लड़की के परिवार को और पीड़ित लड़की की रूह को इंसाफ दिलाने के बजाय कभी पीएफआई का हाथ, विदेशी हाथ, बलात्कार तो हुआ ही नहीं, वहां से भी अब आगे बढ़ गई है। ये डिवाइड एंड रूल की जो हमारी पॉलिसी है ना, जो अंग्रेज छोड़ गए, जिसको आज हम इंप्लीमेंट करने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब जातीय संघर्ष की बात की जा रही है कि जातीय संघर्ष, जातीय दंगे भड़काने की साजिश है, शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि दलित लड़की थी। कुछ दलित नेता सक्रिय हो जाते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के हाथ काटने की बात करते हैं, एफआईआर दर्ज की जाती है। उधर इन आरोपियों के खिलाफ अभी जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है। लेकिन उनके समर्थन में बीजेपी के लोग भी आ जाते हैं। कांग्रेस उधर राजनीति कर रही है, इधर बीजेपी के सांसद, मैंने पहले भी बताया, चाय पीने हाथरस जेल चले जाते हैं क्योंकि लड़के सवर्ण हैं, लड़की दलित थी, राजनीति चमकाई जा रही है।
तो चाय पीने के लिए उन 4 आरोपियों से मिलने जाते हैं। एक और पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, नाम राजवीर ही है, एक राजवीर सिंह दिलेर, एक राजवीर सिंह पहलवान। वो पंचायत करते हैं, लड़की के कैरेक्टर पर, चरित्र पर सवाल उठाने की भी कोशिश की जाती है। इससे पहले भी आपने देखा है ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति हावी हो रही थी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी अब परशुराम की एक भव्य मूर्ति लगाने की ताल ठोक चुकी है कि भगवान राम से भी ऊंची मूर्ति बनाएंगे, भगवान परशुराम की। वो ब्राह्मणवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या हमने कोई सबक नहीं सीखा है? हिंदू मुसलमान बहुत दिनों तक कर लिया, अब हिंदू मुसलमान को छोड़कर जो जात पात की राजनीति है, कड़वी हकीकत है, लेकिन जातीय संघर्ष जिससे हम उबर रहे थे कई सालों से, फिर से वो नासूर, वो घाव हरे करने की कोशिश है क्या? बयान सुनिए। बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। तो जातीय संघर्ष शुरू होने वाला है क्या? फिर वही ढाक के 3 पात। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश की लड़ाई हिंदू मुसलमान से जातियों पर आई, और जातियों पर लड़ेगा तो उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा? हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उत्तर प्रदेश इनकी जन्मस्थली है, जन्मभूमि है, प्रेम शुक्ला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा मेरे साथ हैं। आज दोनों ही पीली शर्ट में हैं, तो दोनों आज बहुत ही गंभीर मसला है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय हम मुद्दे पर ही रहें, ये मेरी आप सभी से, सभी मेहमानों से। सुनील साजन भी उनमें से हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सतीश प्रकाश दलित चिंतक हैं, और अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रेम शुक्ला, मतलब हिंदू मुसलमान बहुत कर लिया, अब ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, अब जातीय राजनीति करते हैं। जातीय दंगे भड़क सकते हैं या भड़काए जा रहे हैं? दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी न तो हिंदू मुस्लिम में विश्वास रखती है, न हिंदू मुस्लिम किया है। कुछ लोगों को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो विरासत में मिली है। जो आपने कहा अंग्रेज फूटो और राज करो की नीति पर थे, अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज थे, तो काले अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की राजनीति पर उनका विश्वास था, तो तुष्टीकरण पुष्टीकरण की राजनीति चलती थी। भारतीय जनता पार्टी सबको भारतीय नागरिक मानती है, जाति, धर्म, गोत्र इसकी राजनीति से उठकर सोचती है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी किसी की जाति और धर्म को देखकर उसके आधार पर निर्णय नहीं लेते। ना हमारे गृह मंत्री इस तरह का निर्णय लेते हैं, योगी आदित्यनाथ लेते हैं, इस तरह का निर्णय लेते हैं। ना उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस तरह का निर्णय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ जब भारतीय जनसंघ था 1967 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जौनपुर से चुनाव लड़ने गए। उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से ठाकुर जात के प्रत्याशी थे और वो ठाकुरवाद की राजनीति वहां कर रहे थे। लोग आकर पंडित दीनदयाल जी से कहे कि आप ब्राह्मण हैं, यहाँ ब्राह्मणों का ठीक ठाक वोट है, आप भी ब्राह्मण की राजनीति कीजिए। पंडित जी ने कहा मैं जात की राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1967 का चुनाव हार गए, कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत गया। लेकिन आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस वैचारिक परंपरा का 303 सांसद संसद में बैठे हुए हैं, और जिन लोगों ने उस समय भारतीय जनसंघ के खिलाफ जाति राजनीति की, आज वो कहाँ है? तो आज क्या हो रहा है? ये राजवीर सिंह दिलेर, भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी के ही सांसद हैं हाथरस से, राजवीर सिंह दिलेर, प्रेम शुक्ला जी है ना जी, और वो चाय पीने जाते हैं हाथरस जेल, क्योंकि आरोपी तथाकथित सवर्ण है, मुझे इस शब्द से भी आपत्ति है, ऊंची जाति के हैं। वो अपनी जातीय राजनीति चमकाने जाते हैं। एक और राजवीर सिंह पहलवान हैं, आपके विधायक रह चुके हैं, वो पंचायत करते हैं, कहते हैं परिवार ने झूठा आरोप लगाया है, इनका नार्को टेस्ट करो, रेप तो हुआ ही नहीं, ये आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कह देते हैं। ये दलित बनाम ऊंची जाति की लड़ाई कौन कर रहा है?
यहाँ पर लड़की को इंसाफ देने की बात है। आरोपियों के नार्को टेस्ट की बात की जाए, हाँ नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। आरोपियों का नार्को टेस्ट, अगर शिकायतकर्ता का अगर कोई वर्सन चेंज हो उसका नार्को टेस्ट, ये नार्को मैं टेस्ट परिवार के भी नार्को टेस्ट की बात कर रहा हूँ, आरोपियों का तो होगा, परिवार के नार्को टेस्ट, पूरे परिवार की, दोनों परिवारों को करिए ना। इससे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसमें जातिवाद अच्छा, इंसाफ ऐसे दिलाएंगे परिवार का नार्को टेस्ट हो, परिवार का नार्को टेस्ट हो। अरे हम तो सर्वोच्च न्यायालय के नहीं, कृपा करके सुन लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के उनके निरीक्षण में वो ऑब्जर्व करें और पूरी तरह से सीबीआई जांच करे, उसे नार्को टेस्ट की आवश्यकता पड़ती तो करे। नार्को टेस्ट से दूध का दूध पानी का पानी होता हो, और नार्को टेस्ट के जातीय आरोपियों के साथ चाय पीने चले गए। पहली बार बात आई तेलगी का नार्को टेस्ट का मुसलमान नहीं, शरद पवार की सरकार ने, सुन लीजिए, शरद पवार की कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र में तेलगी मुसलमान था इसलिए उसका नार्को टेस्ट किया था क्या? ये कहना चाह रहे हैं आरोपियों का नार्को टेस्ट आप क्या कह रहे हैं? कहां पे बात को घुमा रहे हैं? आरोपियों का तो नार्को टेस्ट हो, यहाँ परिवार के नार्को टेस्ट की बात कहां से आ गई? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर शिकायत करता तो नार्को टेस्ट हो जाएगा तो अपराध हो जाएगा। हाँ, शिकायत से राजनीति चमक जाएगी। इसीलिए राजवीर सिंह दिलेर हाथरस के जेल में चाय पीने जाते हैं, जेल में बड़ी अच्छी चाय मिलती है। नार्को टेस्ट के नाम पे छाती पीटने की नहीं, मुझे छाती पीटने की जरूरत नहीं, मैं राजनीति समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, पीट रहे हैं, जो कोई छाती पीटेगा गलत करेगा ना करे। हाँ, कोई भी राजवीर सिंह दिलेर सही कर रहे थे, राजवीर सिंह पहलवान सही कर रहे हैं। कोई भी करे, किसी का भी समर्थन नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जात की राजनीति नहीं कर सकता, जात की राजनीति नहीं कर सकता। आरोपियों से मिलने जा रहा है आपका सांसद, वो जात की राजनीति नहीं कर रहा है, वो जात देख कर गया। अरे भाई, वही तो पूछ रहा हूँ, लड़की दलित थी और मैंने पहले दिन से ये कहा है लड़की दलित है, मैं इसलिए मुद्दा नहीं उठा रहा। देश की किसी बेटी के साथ ऐसा कुकर्म हो, आवाज उठनी चाहिए। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। हाँ, सुन रहा हूँ। चंद्रशेखर रावण से मिलने श्रीमती प्रियंका वाड्रा गई, जात की राजनीति थी हो। डॉक्टर कफील से मिलने श्रीमती प्रियंका वाड्रा गई, धर्म की राजनीति थी हो। इसको आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से मिलने जाती है? ऐसा कहना चाहते हैं? चंद्रशेखर पर गैंगरेप का आरोप लगा था, डॉक्टर कफील पर गैंगरेप का आरोप लगा था। बहुत अच्छा है, तो वो फिर सही है। साक्षी महाराज जो कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने गए, फिर तो किसी से मिलो। निर्दोष कफील पर गैंगरेप का आरोप था भाई, निर्दोष बच्चों की हत्या का आरोप था, निर्दोष बच्चों की हत्या का आरोप था। किस पर? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा हुआ था। किस पर? रासुका लगा हुआ था। किस पर? कफील अहमद पे निर्दोष बच्चों की हत्या का आरोप था। निर्दोष बच्चों की हत्या का आरोप था। रासुका लगा था, रासुका। हाँ, रासुका लगा हुआ था और फिर वो छोड़ना पड़ा। गोरखपुर के बच्चों का ऑक्सीजन किसने गायब किया? हाँ, किसने गायब किया? अरे भाई, बहुत लोग रिहा होते हैं। बम कांड के मामले में मेमन परिवार के कुछ लोग रिहा हो गए, तो क्या सब निर्दोष हो गए? सबूतों के अभाव बहुत सारी रिहाइयां होती हैं इस देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में सबूतों के आधार पर बहुत रिहाइयां होती हैं। तो पवन खेड़ा, प्रियंका गांधी वाड्रा कफील, डॉक्टर कफील से मिलती हैं, चंद्रशेखर से मिलती हैं। आप भी तो जातीय राजनीति कर रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं प्रेम शुक्ला। इनकी इस बात का भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं इनकी पूरी बात सुन रहा था और आपकी भी बात सुन रहा था, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। संदीप जी, मैं इस तरह का ढोंग नहीं करूंगा जैसे मेरे मित्र कर रहे हैं कि नहीं हम तो जाति से बिल्कुल अलग राजनीति करते हैं। देखिए, जाति हिंदुस्तान के समाज की एक सच्चाई है। आप इसको कड़वी सच्चाई मानिए, मीठी सच्चाई मानिए, रीति मानिए, कुरीति मानिए, मैं आप पर छोड़ता हूं, ये एक अलग बहस का विषय। समाज का कोई भी पहलू जाति से अलग होकर मुश्किल है, कोई भी पहलू जाति से। आप 2020 के लिए कह रहे हैं, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, अभी बोलने दूंगा मैं आपको। पवन खेड़ा, 80 के दशक में मैं बहुत छोटा था, पर इतनी समझ थी उस टाइम। जो पोस्टर्स लगते थे ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आप आज से 40 साल पहले ये दम भरते थे, आज मुझे बता रहे हैं नहीं, कड़वी हकीकत है जी। आपको पता है ना आज मैं क्या सवाल पूछने वाला हूं? पहले से ही जमीन तैयार कर लिया आपने। नहीं, अगर आप मेरी पूरी बात सुनते हाँ, तो सुनाइए। बोलना भी नहीं पड़ता, लेकिन आपकी आदत है, अच्छा लगता है मुझे, बीच में बोलते हो तो अच्छा है, थोड़ा सोचने का और समय मिल जाता है। तो संदीप जी, राजनीति एकदम जाति से अछूती रह जाए, ये एक यूटोपियन ड्रीम हो सकता है, ये हमारा एक एम हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो। ये हो गया है,
ये झूठ मैं तो नहीं बोल सकता, प्रेम शुक्ला जी बोलना चाहे बोल दें, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सच है, ये एक कड़वी सच्चाई हमारे समाज की भी है, हमारी राजनीति की भी है, और कोशिश की जानी चाहिए। और जो राष्ट्रीय दल है विशेष तौर पे, उसमें प्रेम शुक्ला जी और मेरे दोनों दलों की हमारी जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय दलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि राजनीति को जाति संप्रदाय से जितना दूर हो जा सके उतना ले जा। तो आपके नेता शिवराज जीवन गिरफ्तार हुए हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, हाथ काट देंगे, वो दलित राजनीति करते हैं, वो वाल्मीकि समाज से आते हैं। राजवीर दिलैर, राजवीर पहलवान अपनी सवर्ण राजनीति कर रहे हैं, आपके नेता दलित राजनीति कर रहे हैं। आपने प्रेम शुक्ला जी ने बोला प्रियंका जी यहां गई वहां गई मिलने, अरे साहब महेश शर्मा कहां गए थे याद दिलाऊं आपको मैं? अखलाक के हत्यारे रवि सिसोदिया की लाश पर तिरंगा चढ़ाने केंद्रीय कैबिनेट का मंत्री महेश शर्मा गया। अब आप इसको क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या लेबल लगाएंगे, मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन ये हकीकत है। कम से कम ऐसी राजनीति हम न पसंद करते ना हम इस राजनीति नहीं। शिवराज सिंह जीवन आपकी पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं है? उस पर भी आ रहा हूं मैं। कहीं आपकी किसी भी बात से बच के भागने की कोई बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात करना आता है मुझे। संदीप जी, जिस इलाके में, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस काल में जो राजनीति कर रहा है उसे उस राजनीति का हिस्सा बनना पड़ता है। कुछ लोग प्रयास करके उस राजनीति से आगे बढ़ जाते हैं, समाज के पीछे नहीं चलते, समाज को नेतृत्व देते हैं। कुछ लोग भीड़ में, भीड़ का हिस्सा बनकर जो भीड़ सुनना चाहती है वही बात करते हैं। अलग अलग तरह के नेता होते हैं। कोशिश हम सबकी यही रहती है कि हम उस तरह के नेता बने कि समाज को एक दिशा दे सके, ना कि समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है हम भी उस दिशा में चल दें और उसी भीड़ का हिस्सा बन जाए। ये अंतर होता है। और मैं हूं या प्रेम शुक्ला जी हूं, हम सबका ये ऐसे आदमियों की राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए। पवन खेड़ा है, शिवराज जीवन मतलब है वो आप कह रहे हैं, क्योंकि इमरान मसूद भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए जैसे बयान दिए उसके बाद बाकायदा टिकट दिया, राहुल गांधी भी गए। आप अगर तो मतलब ऐसे लोगों की राजनीति में जगह है, आप ये कबूल रहे? अगर आप मीठा ही सुनना चाहते हैं तो मैं एकदम झूठ बोलने को तैयार हूं। और अगर कड़वा सुनने का मादा रखते हैं तो मेरी बात सुनने का भी मादा रखिए। ये समाज की हकीकत है, इसको समाज भी बदल सकता है, राजनेता भी बदल सकते हैं। जिस दिन ये हकीकत नहीं रहेगी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हिंदू धर्म में बहुत रिफॉर्म्स आए, कई रिफॉर्म्स आए, सती प्रथा उसमें से एक थी। एक जमाना था, एक वक्त था जब सती को ग्लोरीफाई किया जाता था। बंगाल के हमारे रिफॉर्मर्स आए, बड़े बड़े रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने इस बात को एकदम परिवर्तन किया समाज में। आज उस ढंग से नहीं देखा जाता। तो रिफॉर्म जब आता है समाज में, वो नेता लाए, वो धर्मगुरु लाए, वो समाज स्वयं लाए, वो मीडिया लाए, कुछ हद तक मीडिया भी ला सकता है। सारी जिम्मेदारी आप सोचें कि राजनीतिक दलों की होगी, माफ कीजिएगा, फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। नहीं, कड़वी बात कह रहे हैं, साफ गोई से कही। लेकिन सतीश प्रकाश, मुझे यह बताइए, लड़ाई किस बात की लड़ी जा रही है? ये इस पीड़िता, इस दलित लड़की, और मैं हमेशा पहले दिन से फिर से दोहरा रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, मैंने दलित शब्द इस्तेमाल करने से भी गुरेज किया। दलित लड़की है, यह किसी भी लड़की के साथ, देश की किसी भी बेटी, किसी भी बहन के साथ हुआ होता, मैं इतनी ही बुलंद आवाज में इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता। दलित होना इसमें कोई अहम पहलू नहीं है मेरी निगाह में। लेकिन यहां पर एक लड़की, एक दलित लड़की, अब मैं वो शब्द भी इस्तेमाल कर लेता हूं, को इंसाफ दिलाने की बात थी और शुरू हो गए जातीय दंगे, जातियों को भड़काने का खेल, राजनीतिक नफा नुकसान में घुस गए। इंसाफ कैसे मिलेगा सतीश प्रकाश? नहीं, देखिए संदीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये जातीय मामला नहीं है, ये आम तौर पे लोगों का बना बनाया एक सिस्टम है। जब भी जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो जो बना बनाया सिस्टम है, इसमें दोनों राजनीतिक दलों के ऊपर मैं आरोप लगाऊंगा कि वो हमेशा जो पीड़ित है उसकी पीड़ा के ऊपर चर्चा नहीं होती। आप जात के ऊपर चर्चा कराएंगे, आप समाज के ऊपर चर्चा कराएंगे, आप कुरीतियों के ऊपर चर्चा कराएंगे। देखिए संदीप जी, महत्वपूर्ण ये है, और मैं आपको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आपने सबसे पहले जब वो बच्चा जिंदा था, देश दुनिया को आपने बताया उस बच्चे के बारे में, मैं सैल्यूट करता हूं। दूसरी बात,
देखिए, आपने जब तक बच्चा जिंदा रहा तब तक आपका जो सिस्टम है, चाहे वो सरकार हो या जहां से न्याय मिल सकता था वहां से उसको न्याय नहीं मिला। जो गलतियां पूर्व में हुई, अब हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि जो हम न्याय उसको जीते जी नहीं दिला सके, आज हमारे पास ऐसे क्या एफर्ट्स है कि मरने के बाद उसके परिवार को न्याय दे। एक बात मुझे बताइए, आप जाति की बात कर रहे हैं, उनका जो पिता है वो किसी पीएफआई के पास गया था या किसी आतंकवादी संगठन के पास गया था? इस देश का जो बना बनाया न्याय देने का सिस्टम है, उसकी पहली सीढ़ी खाना है। खाने से उसको न्याय नहीं मिला, उसकी बेटी को इलाज नहीं मिला, सरकार की नीयत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मरने के बाद उसकी बेटी को दोबारा उसके चरित्र के साथ रेप किया जा रहा है। ये हमको सोचना पड़ेगा। आज चर्चा दलित की बेटी की नहीं है, ये देश की बेटियों की चर्चा है। और आज वो दलित की बेटी थी, कल किसी और का नंबर आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी ने एक बात कही, देखिए गलत नैरेटिव क्रिएट करोगे तो मैं ऐसा दलित नहीं हूं, मैं आपके गलत नैरेटिव को कहीं ना कहीं कंडेम करूंगा। आप मुझे बताइए, माननीय मुख्य देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब योगी जी से बात की तो इस देश के दलितों को लगा कि जो गलतियां पूर्व में हुई है अब भविष्य में गलती नहीं होगी। लेकिन अगले दिन योगी जी का स्टेटमेंट सुनिए। अब आज आप ये कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोग नार्को टेस्ट के लिए मना कर रहे हैं। आप योगी जी का आप ऑफिशियल ट्वीट निकालिए। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो पीड़ित है और जो पुलिस के अधिकारी है उनका सिर्फ नार्को टेस्ट होगा। उन्होंने आरोपियों के नार्को टेस्ट की बात नहीं करी। और मोदी जी के टेलीफोन के बाद जब पूरा का पूरा सिस्टम आरोपियों के खिलाफ में कहीं ना कहीं लामबंदी, कहीं ना कहीं जातबंदी, और आप कितना खुला तरीके से बलिया के एक जाति विशेष के जो विधायक है आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? आपका जो क्षेत्रीय विधायक है उनकी क्वालिफिकेशन बताइए ना। आप लड़की को उसके चरित्र को उछाल रहे हैं। किसकी बेटी है? अगर किसी की 18 साल की बेटी जिसके हाथ में टेलीफोन हो कोई बात नहीं करता। अगर एक बेटी है, गरीब की बेटी है ना, आप गरीब की बेटी है ना, अगर उसका दुर्भाग्य यह है कि वो सामाजिक रूप से कमजोर थी, अगर वो अमीर की बेटी होती, अगर वो दलित की भी होती लेकिन अमीर की बेटी होती, इसी सिस्टम से वो न्याय मिल जाता। देखिए संदीप जी, मुद्दा ये नहीं है कि उसको न्याय मिला या नहीं मिला, नहीं, उसी पर पर्दादारी है क्या? ये कन्वीनियंट सतीश प्रकाश, एक मिनट सतीश प्रकाश, ये कन्वीनियंट एलिबाई ढूंढा जा रहा है क्या कि इंसाफ अब हो गया, जो होना था इंसाफ तो देखा जाएगा। वो अंतिम संस्कार भी इतना तुरंत में क्यों किया गया? अब विदेशी हाथ की बात आ गई, जातीय दंगों की बात आ गई, ये लड़ाई है, ये जातीय संघर्ष है, इसमें अभी घुमा दो। अब 4-5 दिन उसमें झूलते रहो, भूल जाएंगे कि इंसाफ, लड़ाई तो भैया इंसाफ से शुरू हुई थी। संदीप जी, मैं मानता हूं कि हमारे समाज को अच्छा खाना नहीं मिलता, लेकिन अच्छा खाना ना मिले तो इसकी ये गारंटी नहीं कि दलित सोच नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी जी का न्याय देने का गुजरात मॉडल है, जिसमें अगर जो न्याय मानेगा उसको कुचल दो, उसको दबा दो। कोरेगांव में आपने क्या कहा? जब देश का दलित कोरेगांव में क्या किया? हमने ये कहा कि हम बहादुर थे, हम ताकतवर थे, इनको मनाना चाहते हैं। आपने कहा कि यहाँ आतंकवादियों से संबंध है। उसके बाद आपने सीए एनआरसी, क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा होना देशद्रोह है क्या? आप मुझे ये बताइए, धरना प्रदर्शन पहली बार हो रहा है, बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए था। सरकार में ये है ना, इनका जो एमपी है वो पीड़ित परिवार के घर ना जाकर के, वो आरोपी से जाकर के मिल रहा है। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला, रिस्पॉन्ड कीजिए। विरोध करना क्या ये दंगा भड़काना है? अगर विरोध हो रहा है हर चीज को दंगा, अब उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष का रूप दिया जाए, ये कितना जायज है? देखिए दो चीजें। एक तो उन्होंने कोरेगांव का जिक्र किया। कोरेगांव में लोगों ने प्रधानमंत्री की हत्या तक का षड्यंत्र रचा था और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक राहत मांगने तमाम अभियुक्त गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी सब मटेरियल फैक्ट उसके साथ। एक मिनट सतीश प्रकाश, आपने अपनी बात कही, अब सिर्फ आंदोलन के माध्यम से कोरेगांव में भीमा कोरेगांव में किस तरह से दंगे फैलाने की साजिश थी, इसके सारे प्रमाण मुंबई हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तक राहत मांगने अभियुक्त आए और सारे फैक्ट देखने के बाद उनको राहत नहीं मिली। तो पहली बात, कोरेगांव पर गलत नैरेटिव ना लाएं। दूसरी बात इन्होंने कही
किसी भी तरह से अभियुक्तों को कोई जो है रियायत नहीं दी जा रही है और पीड़िता को न्याय देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। लड़ाई तो इंसाफ की थी, दंगों की बात कहां से आ गई? दंगा भड़काना था, जहां पर सरकार से सवाल पूछे जाएं जी दंगा भड़काया जा रहा है, ये कितना जायज है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं पहले नहीं, उसी पर आ रहा हूं मैं। पहले पीड़िता को न्याय सुनिश्चित करना, पीड़िता को न्याय देने के मामले में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर पीएफआई दंगा भड़का रहा है और मथुरा में अभियुक्त पकड़े जाते हैं, उनके पास से भड़काऊ सामग्री बरामद होती है, यदि प्रवर्तन निदेशालय को ऐसे खाते मिलते हैं जिन खातों में अचानक पैसे आए हैं और उन पैसों को दुरुपयोग किया जा रहा है, पहले खबर नहीं होती। पीएफआई 2006 से बनी हुई है, उसको बैन नहीं करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश को जलने देना का विरोध हो या यहाँ पर हाफिज कांड हो, पीएफआई आ जाता है। बैन करने की प्रक्रिया है, उसकी करेंगे, बैन करेंगे ना, पीएफआई पे बैन करेंगे, कांग्रेस सुनील साजन स्क्रीन पर, सुनील साजन पर बैन करेंगे। पर मुझे एक चीज बताइए, ईमानदारी से बताइएगा सुनील साजन, इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है या ये जो दंगे भड़काने की साजिश के नाम पर जातियों को लामबंद किया जा रहा है, ये आप अपने राजनीतिक नफे नुकसान का खेल कर रहे हैं? आपको इंसाफ इंसूफ से कुछ नहीं लेना देना। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लड़ाई तो बेटी के न्याय की है, उस परिवार को न्याय मिले इसलिए है। लेकिन एक तरफ देखिए, दो खाइयां उत्तर प्रदेश में, एक तरफ वो लोग खड़े हो गए हैं जो बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं, उस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं, सुरक्षा दिलाना चाहते हैं, और एक तरफ वो सशक्त और अहंकारी लोग हैं जो बेटी को न्याय नहीं देना चाहते। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं। ठीक है, बेटी के साथ दरिंदगी हुई, आप नहीं रोक पाए, बेटी बचाई जा सकती थी, आप नहीं बचाए। पहला, उन दरिंदों के साथ खड़े होने का सिलसिला कहां से शुरू होता है संदीप जी? जब बेटी नहीं रही हमारे आपके बीच, तो बॉडी सबूत होती है और उसको जलवा दिया गया, रातों रात पेट्रोल डाल के पहला सबूत जलाया गया। ये कहते हैं कि हम अगर कोई न्याय मांगता है या बेटी की बात करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ जाति दंगा हो सकता है। अब इसकी भी कहानी देखिएगा संदीप जी, उत्तर प्रदेश में कब कब जाति दंगा होने की चिंता योगी जी को हुई। जब सोनभद्र में घटना हुई, विपक्ष ने आवाज लगाई, योगी जी ने कहा जाति दंगा हो सकता है। ठीक है, उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर जो इनका विधायक था, बलात्कारी, जब बेटी के लिए समाजवादी पार्टी विपक्ष खड़ा हुआ, उनका जाति दंगा हो सकता है। उन्नाव में एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, भाजपा की सरकार, योगी सरकार जलाने वालों के साथ खड़ी रही। हम लोग जब बेटी के पक्ष में खड़े हुए तो कहा कि जाति दंगा हो सकता है। इन्होंने सीएए में कहा जाति दंगा हो सकता है। इन्होंने जब कानपुर में 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए, हम लोगों ने सवाल कानून व्यवस्था पर उठाया, उन्होंने कहा विपक्ष जाति दंगा कराना चाहता है। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश में न्याय मांगोगे, ये न्याय नहीं देना चाहते हैं, तो ये आपको कह देंगे आप जाति नहीं। तो आप भी न्याय किस बात पर मांगते हैं? आप किस बात पर मांगते हैं? भगवान परशुराम की भगवान श्री राम से भी भव्य मूर्ति लगाएंगे, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं विकास दुबे जैसे ड्रेडेड गैंगस्टर, माफिया, हत्यारा, उसके समर्थन में भी आप आते दिखते हैं। देखिए संदीप जी, विकास दुबे आतंकवादी है, ये बात सबसे पहले अगर किसी ने कही तो समाजवादी पार्टी ने कही। विकास दुबे के साथ तो नहीं, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये नैरेटिव भी तो आप चलाते घूम रहे हैं ना। आप ही के सहयोगी अभिषेक मिश्रा इस बात की पहल कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक तरफ कुलदीप सिंह सेंगर के साथ सरकार क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि एक विशेष जात के थे। चिन्मयानंद के साथ क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि एक विशेष जात के थे। हाथरस में क्यों खड़ी हो गई? एक विशेष जात के थे। और दूसरी तरफ संदीप जी, हमारे विधायक थे 3 बार के, ब्राह्मण समाज के थे। अपनी जमीन कब्जा ना हो जाए इसलिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मार दिया। कहीं हत्या हो रही है, कहीं लूट हो रही है, कहीं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ब्राह्मणों के कितने हथियार हैं ये जांच करा रहे हैं। तो जातवादी कौन है? समाजवादी जातवादी है या उत्तर प्रदेश की? नहीं, आप भी तो अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना। खेल तो यही है, जात पात में आपने बांट के रखा हुआ है देश को, प्रदेश को। संदीप जी, उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा फिर ये? संदीप जी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना समाजवादी पार्टी ने देखा है। माननीय अखिलेश यादव जी के 5 साल के काम अभी 3.5 साल तक
योगी जी को फोटो खिंचाने के और अखबारों में छपवाने के काम आ रहे हैं। हम सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोग विकास रोकना चाहते हैं। अरे महाराज जी, कौन विकास कर दिया आपने 3.5 साल में जो रोकना चाहते हैं? एक का नाम गिना दे। उत्तर प्रदेश से आते हैं प्रेम शुक्ला जी, 3.5 साल बीत गए। अगर आपकी डिबेट में एक काम बता देंगे जो योगी सरकार में शुरू हुआ और खत्म हो गया तो हम मान लेंगे कि ये चीज नहीं, अभी हम मुद्दे पर रहते हैं। अभय दुबे, एक सेकंड। अभय दुबे, मैंने शुरुआत में ही कहा, पहले हम हिंदू मुसलमान करते थे। मैंने इसलिए एक लंबी भूमिका अपने अतीत को खंगालने की भी कोशिश की। हिंदू मुसलमान होता था, अभी आजकल हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, तो अब वापस हम घूम फिर कर जातीय समीकरणों पर, जातियों को साधने की राजनीति पर आ गए। देखिए, हाथरस में उत्तर प्रदेश की सरकार जो कर रही है उसके लिए एक शब्द है, मैं उसकी एक शब्द में व्याख्या करूंगा, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बड़े संकट की शिकार है, छवि के संकट की शिकार है, इसलिए वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए 2 हथकंडे बारी बारी से इस्तेमाल कर रही है। एक हथकंडा है हिंदू बनाम मुसलमान करो, पीएफआई वगैरह के जरिए, और दूसरा हथकंडा है जाति संघर्ष कराओ। आपने अपनी भूमिका में दोनों बातें कही थी। मेरा मानना यह है कि ये दोनों काम जरूरत के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है बारी बारी से। कभी इसके ऊपर जोर होता है, कभी उसके ऊपर जोर होता है। असली समस्या क्या है कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उससे कांग्रेस की केंद्र सरकार के किरदार के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लगा। उसका राजनीतिक नुकसान कांग्रेस सरकार को उठाना पड़ा। योगी सरकार को कहीं ना कहीं और उसके रणनीतिकारों को कहीं ना कहीं ये डर है कि ये जो हाथरस में हुआ है इसका हमें नुकसान होगा, हमारी छवि पे डेंट लगेगा, और उससे बचने के लिए पूरे तथ्यों को, जांच को और पूरे माहौल को बिगाड़ने के लिए, पटरी से उतारने के लिए ये दोनों किस्म के हथकंडे बारी बारी से जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इसमें एक पेच और है, जो पीड़िता थी वो वाल्मीकि समाज की थी, और जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि समाज ही नहीं, उत्तर भारत का वाल्मीकि समाज मुख्य तौर पर बहुजन समाज पार्टी का सपोर्टर न होकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। अब अत्याचार वाल्मीकि समाज की पुत्री के ऊपर हुआ है, और जिस जाति के पुत्रों ने अत्याचार किया है, यानी जो अभियुक्त है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी अभियुक्त साबित हो गया है, जो जेल में है, जिसके साथ वो चाय पीने गए थे, तो वो जो है वो उस जाति के हैं जिस जाति के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनके ऊपर उस जाति विशेष के पक्ष में पूरे प्रशासन के इस्तेमाल को, नियुक्तियों के एक खास तरह का जातिवाद चलाने का लगातार आरोप मीडिया में भी आ रहा है और अन्य आलोचनाओं में भी आ रहा है। तो इस तरह से परिस्थिति बहुत ही जटिल हो गई है। भाजपा को लग रहा है कि हमारा नुकसान हो सकता है इसमें। नहीं, ये फेयर पॉइंट है आपका, इस पर मैं प्रेम शुक्ला से पूछूंगा, लेकिन अभय दुबे, इसका एक मैं पलट तस्वीर भी देता हूं। अभी कुछ महीने पहले की बात है, वो दुर्दांत विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाता है जी। 8 पुलिस वालों की मौत हो गई, जिसमें सीओ भी शामिल थे। उसमें भी वो कांग्रेस पार्टी हो, वो समाजवादी पार्टी हो, या आजकल संजय सिंह भी राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो बड़े एक्टिव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। एक दुर्दांत के लिए भी समर्थन कहीं ना कहीं लेने की कोशिश थी। कांग्रेस के जितिन प्रसाद ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, इसको ठाकुर बनाम ब्राह्मण भी कर दिया गया। उसमें एक दुर्दांत का भी इस्तेमाल हो जाए तो होने दो। ये सब हो रहा है। विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का जो सिक्का है उस सिक्के को उसी की तरीके से खेलना चाहता है। लेकिन जो पार्टी सरकार में है, जिसके पास उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत है, वो पार्टी जब ऐसा करती है, वो पार्टी जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, तब देखने वाली बात है। इस बात को रेखांकित करना चाहिए। ये कौन सी योगी सरकार है जिसको 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में वोट मिला है, और वो सामाजिक समरसता का नारा देकर ये पार्टी सत्ता में आई है। इस पार्टी का जो विचारधारात्मक सिद्धांत है, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से चला आ रहा है, वो सामाजिक समरसता का सिद्धांत है। हाथरस में सामाजिक समरसता घास चरना चली जाती है। और नहीं, सोशल इंजीनियरिंग भी हुई, जात पात की बाउंड्रीज भी कट रही थी, परंपरागत वो वोट बैंक नहीं रहे थे, लेकिन वो खांचा सांचा फिर से खड़ा किया जा रहा है क्या? अबे दुबे, संदीप जी, कब से पीएफआई का नाम सुन रहे हैं आप? पीएफआई के ऊपर कितने आरोप हैं?
इस पीएफआई अगर इतनी खतरनाक भयानक संगठन है, इतना बड़ा राष्ट्र विरोधी संगठन है, उसके ऊपर भाजपा को प्रतिबंध लगाने से किसने रोक रखा है? बैन क्यों नहीं लगा रहे? प्रवक्ताओं से पूछो तो कहते नहीं, हैं इस पर मैंने कल एक विस्तृत चर्चा की है, लेकिन जो आप कह रहे हैं प्रेम शुक्ला, दरअसल निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, उसका नुकसान खामियाजा यूपीए को भुगतना पड़ा था। तो अब योगी सरकार को क्या हाथरस में ये लगने लगा ये नुकसान ना हो जाए हमें, और बहुत सारी चूक हो गई, गलतियां भी हो गई, तो दंगों की साजिश, षड्यंत्र की आशंका जाहिर कर दो, बात दंगों पर ले जाओ, ये बात दब जाएगी, ये कर रहे हैं। तो सामाजिक समरसता के संदर्भ में सामाजिक समरसता के संदर्भ में अभय दुबे जी ने बताया 50% से अधिक वोट हमको क्यों मिले भाजपा को, क्योंकि हमने सामाजिक समरसता संस्थापित करने का कार्य किया। अब सामाजिक समरसता हमारी 50% वोट हो गया, तो पीड़ा किसको है? जिनको लगता है कि सामाजिक समरसता स्थापित करने से भारतीय जनता पार्टी का हित सत्ता है, तो अहित किसका हुआ? विपक्ष का हुआ। तो विपक्ष चाहती सामाजिक वैश्य में फैले, समाज एक दूसरे से टकराए। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, लहलाती फसल काटे। आपने मेरे सवाल का जवाब, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, कृपया सुन तो लीजिए। आप, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इसलिए जो है लोगों ने पीएफआई को शामिल करके, पीएफआई को पीछे रख के, और जाति जैसे शिवराज वाल्मीकि खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि भाई हम 2 तुम्हारे मरेंगे, 2 हमारे मरेंगे, और जब 2 हमारे तुम्हारे मर जाएंगे समाज के, तब राहुल गांधी आएंगे। के खाते में पैसे करने के बाद, लोगों की जान गिराने के बाद शिवराज वाल्मीकि आएंगे। शिवराज वाल्मीकि का बयान है ना। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने किसी की लाशें बिछाने की कल्पना नहीं की ना। ये कह कौन रहा है? कांग्रेस का सचिव ये कह रहा, राष्ट्रीय सचिव। नहीं, जहां भी दिक्कत होती है, जो सुनील साजन आप पर आरोप लगा रहे थे, उत्तर प्रदेश में कहीं भी दिक्कत होती है वहां पर तब राहुल गांधी आएंगे। तो दंगे भड़काने की साजिश राहुल गांधी सामने क्यों आ जाती है? उत्तर प्रदेश में कहीं दिक्कत हो तो दंगे भड़काने की साजिश हो जाती है। पड़ेगा ना मुझे। अरे भाई, अच्छा ये बताइए, चारों लोगों के पास लिटरेचर जो है योगी जी ने छपवा के डाला क्या? जो मथुरा में पीएफआई के लोग पकड़े गए, उनके पास जो लिटरेचर, पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर देते? लिटरेचर पकड़ते हैं, शाहीन बाग में हेडक्वार्टर्स है, बैन करिए ना। बैन का प्रस्ताव भेजा है ना। बैन का प्रस्ताव भेजा है, होगा उसमें एक 2006 से है वो संगठन। आप बोलिए ना, कांग्रेस केरल में बहुत दिनों से पीएफआई एक्टिव है, प्रोफेसर के हाथ काट लिए, केरल में क्यों नहीं बैन किया? मेरा उल्टा प्रश्न है। कम्युनिस्ट और कांग्रेसी पीएफआई के जो आदि संगठन आईएसएस, अच्छा 6 साल से आपकी सरकार है, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। चलिए पवन खेड़ा, आप उनको टॉलरेट क्यों कर रहे थे? हाँ, एक मिनट, पवन खेड़ा से पूछ रहा हूँ। पवन खेड़ा स्क्रीन पर, पवन खेड़ा जी। संदीप जी मैं सिर्फ इसी प्रश्न का नहीं और भी बात करूंगा। बड़ी लंबी भाषण अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि हम तो जातिगत वाद करते ही नहीं हैं। इनके एक स्वयंभू चाणक्य हैं, तथाकथित चाणक्य हैं, उनका नाम अमित शाह है। अपने आप को चाणक्य बताते हैं। अपनी पीठ थपथपा रहे थे उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद। क्या बोल रहे थे? नॉन यादव ओबीसी को और नॉन जाटव दलितों को एक वोट बैंक बनाया, उनको ताकत दी, वो मेरे साथ आए। ऐसे लोग कहते हैं हम जाति की राजनीति नहीं करते, तो सुनकर हंसी आती है। जो लोग सुबोध सिंह के हत्यारों का माल्यार्पण करने चले गए, पूछे उनसे क्यों गए थे, क्या कारण था? अगर जाति का कीड़ा इनके दिमाग में नहीं कुलबुला रहा था, तो ये क्यों गए थे सुबोध सिंह के हत्यारों को तक पर माला पहनाने? तो वो कीड़ा जतिन प्रसाद के मन में भी कुलबुला रहा है क्या? दिमाग में ब्राह्मण सम्मेलन करते घूम रहे हैं। सारे पॉइंट्स बनाए हैं। हाँ। संदीप जी, आपकी इस बात का तो आप न पूछते तो भी बताता। अब यदि कोई समाज, कोई जाति महसूस करती है कि वो कमजोर हो गई है, या उस पर कोई उसका शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस जाति में से एक नेता निकलेगा और उस जाति को संबल प्रदान करेगा कि आप घबराइए मत, हम आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे। ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है उस नेता का कि वो ये करे। मेरे को गर्व है जितिन प्रसाद पे, अगर वो ये करते हैं तो क्या गलत है इसमें? किसी भी जाति को ये मन में आभास क्यों हो रहा है, ये राजा से पूछिए। राजा का फर्ज होता है कि किसी भी जाति के मन में ये आभास नहीं आए कि वो कमजोर है, या उसका शोषण हो रहा है, या उसके साथ अन्याय हो रहा है। समता की बात क्यों नहीं करते? समरसता की बात क्यों करते हैं? समता सबसे बड़ा शब्द, और इस शब्द में, इन दोनों शब्दों में जो भेद है, मेरी और प्रेम शुक्ला की राजनीति में वही भेद है।
हम समता की बात करेंगे, ये समरसता की बात करेंगे। हम तो चाहते हैं सब बराबर शब्दों का हेरफेर हो रहा है क्या? एक मिनट सतीश प्रकाश, आपने कही अपनी बात पवन खेड़ा। सतीश प्रकाश, समता समरसता शब्दों का हेरफेर हो रहा है क्या? खेल वही है, फूट डालो राज करो, सब अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। देखिए अभी प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा कि जो वाल्मीकि समाज है इन्होंने इनको वोट दिया, वो इनके राजनीतिक कैदी हैं, वो इनके जाल में आ चुके हैं। मैंने नहीं कहा, नहीं ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं कहा, नहीं कहा। सतीश प्रकाश बात जारी रखिए। हाँ संदीप जी सुनिए, एक सवाल पूछूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी, इनकी एक बड़ी स्कीम है, अगर कांग्रेस ने मनरेगा चलाई तो देश के प्रधानमंत्री की एक बड़ी स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान। देश के प्रधानमंत्री ने पंचकुइया रोड के ऊपर वाल्मीकि मंदिर के अंदर जाकर के ये कहा कि हजारों साल का जो अन्याय है वो मैं होने नहीं दूंगा। जब आप चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं वाराणसी से, आप वाल्मीकि समाज के पैर धोते हैं, उस पानी को पीते हैं और तब शपथ लेते हैं कि मैं आपके बच्चों को, आपको मोदी जी कहा है बताइए ना, अगर आपको वोट ही चाहिए दलितों का, उनके बहू बेटियों की इज्जत कौन रोकेगा? आपको एक बार कहना चाहिए था। आपको आज राजधर्म याद नहीं आया? अरे यही अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब गोधरा के बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कहा। आज लोगों ने क्यों नहीं कहा? किस तरह जाके मांगे? और संदीप जी सुनिए, इस देश में ये पहला केस नहीं है कि दिल्ली में ट्रांसफर हो जाएगा तो दिल्ली में वाल्मीकि बस जाएगा, दिल्ली का माहौल खराब हो जाएगा, वहां सलाइन आ जाएगी, हम उसको सैनिटाइज करके भेजेंगे। वो परिवार वहां असुरक्षित है, उसको दिल्ली भेजा जाए, केस को दिल्ली भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहला केस नहीं होगा ये। इससे पहले तो जातीय दंगों की आड़ में इंसाफ मिल पाएगा क्या? आखिरी सवाल सुनील साजन आपसे और फिर क्लोजिंग कमेंट्स अभय दुबे की। देखिए संदीप जी, न्याय मिल पाएगा इसलिए थोड़ी दुविधा लग रही है कि अभी मैं अगर आपके ही चैनल के माध्यम से जानना चाहूँ कि उस हाथरस की बेटी को न्याय एसआईटी दे रही है, सीबीआई दे रही है? सीबीआई कागजों पर केवल घोषणा में हो गई कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। आज 5वां दिन है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है सीबीआई का, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। जो 7 दिन में एसआईटी को जांच देनी थी, 10 दिन और बढ़ गए। और योगी जी ने अब तक जितनी एसआईटी बनाई उनकी कितनी की रिपोर्ट आई है? तो कहीं ना कहीं ये जो गोलमोल चल रहा है वो मुझे लगता है कि बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, दलितों को बचा लिया जाएगा। जो योगी जी की मंशा है वो पूरी हो जाएगी कि उनको अपनी बिरादरी के लोगों को जेल से बाहर निकालना है। ठीक है अभय दुबे, लास्ट कमेंट। ये दरअसल इंसाफ की लड़ाई नहीं है अभय दुबे। अगर मैं ये कहूं 2022 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, ये एक ऐसा प्रकरण हुआ है, सब अपने वोट बैंक को साधने के लिए निकल पड़े हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं यहां पर। तौर पे आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो लोग सरकार में हैं सवाल उनके ऊपर उठाया जाएगा, जो विपक्ष में है उनके ऊपर सवाल उतना नहीं उठता है। वो सरकार में है और पूरी ताकत से सरकार में है। वो सरकार अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस कर रही है? उस सरकार का एडीजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अनावश्यक रूप से सार्वजनिक क्यों करता है? ताकि जो लोग जाति की राजनीति वहां पर कर रहे हैं, जो ऊंची जात के दबंग लोग हैं जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, ताकि वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सहारा ले सकें। जिस दिन एडीजी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था, उसी दिन तय हो गया था कि ये सरकार हाथरस की उस उत्पीड़ित बेटी को न्याय देने के लिए नहीं जा रही है। तो यहां पर न्याय देने की बात गौण हो गई है। और जो मैंने शुरुआत में कहा, हमने सबक नहीं लिया है अतीत से, अपने इतिहास से, किस तरह से चंद मुट्ठी भर गोरों ने 200 साल हम पर राज किया, हमें डिवाइड किया, हमें बांटा और हम पर राज किया। इस बारे में भी सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।